हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जून माह के करंट अफेयर्स पर। कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा चीज़ों को समझना आप लोग। अभी सामने एडीआई का एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसे देखते हुए बहुत से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो सीरीज़ को थोड़ा जल्दी कंप्लीट कराइए और जून महीने का करंट अफेयर भी जल्दी लाइए। जून महीने का करंट अफेयर आपके 3-4 जुलाई तक अपलोड हो जाना था यूट्यूब पर, और ये भी काफ़ी डिले हुआ। उसका कारण था मेरी परिस्थितियाँ किस प्रकार की। जैसे ही आपका जुलाई मंथ स्टार्ट हुआ, जुलाई मंथ के ही फर्स्ट वीक में मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, जिस कारण से मेरे लिए टाइम मैनेज कर पाना और समय निकाल करके वीडियो रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था। आप अक्सर देखे होंगे यूट्यूब पर करंट अफेयर के वीडियो 4 जुलाई, 5 जुलाई, मैक्सिमम 6 जुलाई तक अपलोड हो जाते हैं, लेकिन इस बार वीडियो आने में काफ़ी डिले हुआ। वैसे तो मैं ये जून माह का करंट अफेयर इस मंथ अपलोड करने ही नहीं वाला था। नेक्स्ट मंथ में जून और जुलाई दोनों को मिला करके नेक्स्ट मंथ 2 माह का करंट अफेयर एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड कराता। वैसे ही एडीआई का एग्जाम देने वाले बहुत से एस्पिरेंट डिमांड कर रहे थे कि सर उद्योग वाला चैप्टर कवर करा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला चैप्टर आप इकोनॉमिक सर्वे में कवर करा दीजिए। लेकिन अभी मैं उस परिस्थिति में नहीं हूं कि समय निकाल करके अलग से आप लोगों को कुछ करा सकूं। लेकिन एग्जाम को देखते हुए फिलहाल मैं जून माह का करंट अफेयर जैसे तैसे करके टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो को मैं ज़्यादा फास्ट आप लोगों को कवर नहीं करा पाया, और इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो को आने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ये मैं अपने समय को जैसे तैसे मैनेज करके जून माह के करंट अफेयर को लिख करके आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि सामने एग्ज़ाम है और करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए, इसलिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम को मैनेज कीजिएगा। और हाँ, एडीआई वाले जो भी एस्पिरेंट है उनसे माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों का मैं उद्योग और इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कवर नहीं करा पाया, क्योंकि समय मेरे से मैनेज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है तालाब खुदाई के दौरान मिले मुगल काल से जुड़े सिक्के। मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक पंचायत है जिसका नाम है खोंगसरा। खोंगसरा पंचायत के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है तुमा डबरा। तो तुमा डबरा गांव में तालाब के खुदाई के दौरान मिट्टी का एक घड़ा मिला, जिसमें मुगल शासन काल के प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये घड़ा मिला है और इस घड़े में सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुल 7 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, अब ये सिक्के मुगल कालीन है, ये अंदाजा किस हिसाब से लगाया जा रहा है? क्योंकि इन सिक्कों के ऊपर अरबी या फारसी लिपि में कुछ अंकित है। ठीक है, इन सिक्कों के ऊपर अरबी या फारसी लिपि में कुछ अंकित है, जिसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मुगल कालीन सिक्के हैं। अब आगे इस पर और भी रिसर्च होगा, इसकी कार्बन डेटिंग होगी, तब अंदाजा लगाया जाएगा कि ये एग्जैक्टली मुगल काल में किसके शासनकाल, किस राजा के शासनकाल का था। तो याद रखिएगा, बिलासपुर जिले के खोंगसरा पंचायत के अंतर्गत आने वाला टूबा डबरा गांव, जहां पे 7 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं एक घड़े के अंदर। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन, देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन ये बिछाई जा रही है हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के किरंदुल से लेकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक लगभग 450 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अब ये स्लरी पाइपलाइन है क्या, इसको ध्यान समझना। इसमें योजना क्या है पाइपलाइन की? लौह अयस्क का चूर्ण बना करके उसको, लौह अयस्क के चूर्ण का पानी के घोल के रूप में प्रेशर से प्रेषण करना। इसका मतलब समझिएगा, हमारे जो दंतेवाड़ा जिला है, दंतेवाड़ा जिला में जो बैलाडीला की पहाड़ी, जहाँ पे बचेली और किरंदुल 2 आयरन ओर के माइंस है, और आप सभी को पता होगा कि ये जो आयरन ओर है एनएमडीसी इसका उत्खनन करती है और इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है पारादीप बंदरगाह में, और पारादीप बंदरगाह के माध्यम से जापान एक्सपोर्ट होता है हमारा आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, काफ़ी समय लगता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले डिले को कम किया जा सके, उसके समय को कम किया जा सके, इसलिए बिछाया जा रहा है देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन। ठीक,
कौन बिछा रहा है? एनएमडीसी। एनएमडीसी जो है ये मेकॉन एक कंपनी है, मेकॉन के सहयोग से देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन बिछा रही है। इसमें जो लौह अयस्क यानी कि आयरन और जो उत्खनन करके निकाला जाएगा उसे महीन चूर्ण में बदला जाएगा। ठीक है, उसे चूर्ण उसको जो है चूर्ण में कन्वर्ट किया जाएगा, चूरा किया जाएगा। फिर उसको पानी का घोल बना करके पाइपलाइन के अंदर पंप के माध्यम से एकदम हाई प्रेशर पर भेजा जाएगा, जो सीधा निकलेगा कहां पर? विशाखापट्टनम में। और वहां से बंदरगाह के रास्ते वो चला जाएगा, सीधा आपका जापान एक्सपोर्ट होगा और भी अन्य देशों में उसे निर्यात किया जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो समय लगता है, वैसे ही आप देखे होंगे बस्तर वाला जो क्षेत्र है वहां पे घाटी वाले रास्ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काफी समय लगता है। कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई बार सड़कें खराब होती है, कई बार कुछ एक्सीडेंटल कारण से सही टाइम पर आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। तो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, यानी कि बिना किसी इंटरप्शन के यहां से लौह चूर्ण आपके किरंदुल से डाले तो सीधा विशाखापट्टनम में मिले, पानी में लौह अयस्क के चूर्ण को घोल करके। लगभग 450 किलोमीटर लंबा यह पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। किसके द्वारा? एनएमडीसी के द्वारा। एनएमडीसी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि मेकॉन के सहयोग से इसे बिछा रही है। लगभग 2200 करोड़ की लागत से यह पाइपलाइन बिछाई जाएगी, स्लरी पाइपलाइन। ठीक, उद्देश्य क्या है? लौह अयस्क को जल आधारित माध्यम यानी कि स्लरी का मतलब जल आधारित माध्यम से सस्ते और तेज तरीके से बंदरगाह तक पहुंचाना इस आपके पाइपलाइन बिछाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। समय सीमा तय किया गया है कि वर्ष 2027 तक ये जो आपका पाइपलाइन है ये पूर्ण हो जाएगा। इसको पूर्ण करने की योजना है वर्ष 2027 तक। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देना, देखो यहां पे आपको एक इमेज दिखा रहा हूं और यहां पे कुछ वर्ड लिखा है, उसको ध्यान समझना। वर्तमान में देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन दंतेवाड़ा के किरंदुल से प्रारंभ होकर के सुकमा के रास्ते उड़ीसा राज्य से होकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक जाती है। देखो यहां पे जो वर्ड लिखा उसको ध्यान समझना। देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन लगभग 450 किलोमीटर लंबी हमारे छत्तीसगढ़ में ही उसे बिछाया जा रहा है, और इससे पहले भी देश का सबसे लंबा स्लरी पाइपलाइन हमारे छत्तीसगढ़ में ही था। देखो यहां पे जो वर्ड लिखा उसको ध्यान समझना। वर्तमान में देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन दंतेवाड़ा के किरंदुल से प्रारंभ होकर के, इसका जो रूट है वो रूट समझना, सुकमा के रास्ते उड़ीसा राज्य से होकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक जाती है। 267 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनी एसार ने किया था। एसार। अभी ये पाइपलाइन कौन बिछा रहा है? एनएमडीसी। और जो पहले से जो पाइपलाइन बिछा हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया था? एसार कंपनी ने करवाया था। ठीक है, 15 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल के अधीन है। ठीक, तो जब ऑलरेडी 267 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन यहां पर बिछा हुआ है तो दोबारा 450 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिछाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब यहां पे ध्यान देना, ये जो पाइपलाइन बिछा रहा है कौन बिछा रहा है? एनएमडीसी बिछा रहा है। और एनएमडीसी का अपना खुद का एक स्टील प्लांट है, नगरनार स्टील प्लांट। नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना किसने की है? एनएमडीसी ने की है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनएमडीसी जो कि लौह अयस्क उत्खनन का कार्य भी कर रहा है और नगरनार स्टील प्लांट भी उसका है। तो अपने नगरनार स्टील प्लांट में लौह अयस्क की आपूर्ति करने के लिए वह यह पाइपलाइन बिछा रहा है। यानी कि देखो अब थोड़ा ध्यान देना, 267 किलोमीटर जो एसार कंपनी ने पाइपलाइन बिछाया था वो किरंदुल से होते हुए सुकमा के बाद इधर आपका विशाखापट्टनम पहुंच रहा था। ठीक, लेकिन अभी जो नया पाइपलाइन बिछाया जा रहा है वो किरंदुल, तोकापाल, जगदलपुर, जयपुर, कोरापुट, आपका दमन जोड़ी से होते हुए विजयनगरम होते हुए विशाखापट्टनम जाएगा। यानी कि ये बस्तर के नगरनार में मौजूद है आपका एनएमडीसी का स्टील प्लांट। पाइपलाइन बिछाया जा रहा है क्यों? ताकि उसको जो है आपके विशाखापट्टनम से होते हुए बंदरगाह के रास्ते पहुंचाया जाए, जापान एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन बीच में आ रहा है नगरनार स्टील प्लांट, तो नगरनार स्टील प्लांट में भी लौह अयस्क की आपूर्ति करते हुए ये आगे बंदरगाह के माध्यम से एक्सपोर्ट हो जाए, इसलिए ये पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। ठीक है, ऑलरेडी पहले से एक पाइपलाइन बना हुआ है। देखिए यहां लिखा हुआ है, यहां पर अगर आप देखेंगे गौर से, यहां पर लिखा हुआ है ब्लू कलर में जो है ये प्रस्तावित स्लरी पाइपलाइन है, और जो आपका वर्तमान में जो पाइपलाइन है वो ये बिछा हुआ है। ठीक है, सुकमा के रास्ते। लेकिन अभी जा रहा है वो जाएगा जगदलपुर के रास्ते, और वहीं पे पड़ेगा आपका नगरनार स्टील प्लांट जो कि एनएमडीसी का स्टील प्लांट है।
वो एनएमडीसी का स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति करते हुए वो आगे जाएगा। अब यहां पर बोला जा रहा है जल के माध्यम से लौह अयस्क के चूर्ण को एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि लौह अयस्क के चूर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। तो जो मेन आपका स्लरी बनाया जा रहा है, किससे बनाया जा रहा है? जल से। तो ये पाइपलाइन को जल आपूर्ति किस नदी से की जाएगी? तो वो भी ध्यान दीजिएगा, इस पाइपलाइन को जो जल आपूर्ति की जाएगी वो की जाएगी आपके सबरी नदी से। ठीक है, सबरी नदी से। उड़ीसा के सीमा के करीब जगदलपुर ब्लॉक के ग्राम तिरिया में सबरी नदी पर पंप हाउस से पानी नगरनार के एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में बने जलाशय में जमा करने के बाद पाइप से इसे बचेली पहुंचाया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जहां कहीं पर भी कोई स्टील प्लांट होता है वहां पे एक छोटा सा डैम बनाकर रखा जाता है। तो वैसे ही एनएमडीसी ने जो नगरनार स्टील प्लांट बनाया है वहां पे एक छोटा सा जलाशय है। सबरी नदी के पानी को सबसे पहले आपके नगरनार स्टील प्लांट में स्टोर करके रखा जाएगा, उसके बाद पाइपलाइन के माध्यम से बचेली पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से जो है आपके लौह अयस्क के चूर्ण को पानी में मिला करके पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाएगा। अभी वर्तमान में एसर कंपनी द्वारा निर्मित 267 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन, स्लरी पाइपलाइन बिछा हुआ है, नया अभी प्रस्तावित है। विशेष, नगरनार के एनएमडीसी स्टील लिमिटेड को भी इसी पाइपलाइन से लौह अयस्क की आपूर्ति दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना। ये जो आपका पाइपलाइन बिछाया जा रहा है ये 3 चरण में बिछाया जाएगा। एनएमडीसी के स्लरी पाइपलाइन परियोजना को पहले चरण में बचेली से नगरनार तक, यानी कि जो नगरनार स्टील प्लांट है, 130 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में बचेली से किरंदुल तक 8 किलोमीटर और तीसरे चरण में नगरनार से विशाखापट्टनम तक 313 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। 2027 तक कार्य पूर्ण होना है। अभी अगर आप टोटल करेंगे 130, 313 और 8 किलोमीटर तो लगभग 451 होता है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 450 आपने लिखा है, यहाँ 451। अभी केवल अनुमान है, 450 किलोमीटर का लमसम डाटा है, 450 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिछाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनिमेष कुजूर। अनिमेष कुजूर का नाम याद रखिएगा। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की स्टार प्लेयर थी आपकी ज्ञानेश्वरी यादव, जिनका संबंध वेट लिफ्टिंग से था, भारोत्तोलन से, वैसे ही इस साल हमारे प्रदेश के स्टार प्लेयर बन चुके हैं अनिमेष कुजूर। ठीक, ध्यान देना। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में प्रदर्शन के लिए काफी चर्चा में रहे। दक्षिण कोरिया में यह एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 27 से लेकर के 31 मई 2025 के मध्य हुआ। ये जो अनिमेष कुजूर है ये जशपुर जिले के हैं। ठीक है, जशपुर जिले के ये रहने वाले हैं। बहुत से न्यूज़ चैनल दावा कर रहे हैं कि ये उड़ीसा के हैं, कुछ बता रहे हैं कि ये झारखंड में है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रतिष्ठित जो समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, उसने दावा किया है कि ये जो है जशपुर जिले के हैं। तो हमारे लिए तो जशपुर ही इंपॉर्टेंट है। जशपुर जिले के निवासी है आपके अनिमेष कुजूर। इन्होंने पुरुषों की 200 मीटर दौड़, ठीक है, जिसे इन्होंने 20 मिनट 32 सेकंड में पूरा किया और इसी के साथ इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। विजेता, अगर हम विजेताओं की बात करें तो जापान के तोवा उजावा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, सऊदी अरब के अब्दू आतिफ जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता अनिमेष कुजूर ने। अभी जुलाई महीने में इनसे रिलेटेड एक करंट अफेयर और आया है, उसे मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है क्योंकि समय का थोड़ा सा मेरे पास समय कम था करके उसे मैंने अपडेट नहीं किया। अनिमेष कुजूर करके सर्च कीजिएगा। आज ही मैंने टेलीग्राम में से अपलोड किया है, यानी कि 10 जुलाई को मैंने अपलोड किया है। अनिमेष कुजूर करके सर्च कीजिएगा। उनकी एक और उपलब्धि है, हमारे प्रदेश के सबसे, यानी कि इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। तो इनका जो जुलाई मंथ का करंट अफेयर है उसको थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल में जा करके सर्च करके अपडेट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा CGPSC ई पाठशाला। ठीक है, इसमें जाके सर्च कीजिएगा अनिमेष कुजूर करके नाम को, अभी 10 जुलाई को ही डाला है, उसको अपडेट कर लेना और इनसे क्वेश्चन बनेगा साल में। ये जो 2025 में जो भी एग्जाम होंगे, किसी न किसी एग्जाम में अनिमेष कुजूर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड, यह समय अनिमेष कुजूर का व्यक्तिगत श्रेष्ठ है। भारत का प्रदर्शन, एशियाई एथलेटिक्स में भारत ने कुल 15 पदक जीते, जिसमें से 8 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। यह है आपके अनिमेष कुजूर, काफी चर्चा में है। जून माह में भी चर्चा में थे, जुलाई माह में भी चर्चा में बने हुए हैं। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, राज्य की पहली हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट, अगर हिंदी में बोला जाए तो आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है दुर्ग जिले के ग्राम जामगांव एम में। ठीक है, ग्राम जामगांव एम में राज्य का पहला हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट यानी कि आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? लघु वनोपज आधारित आयुर्वेदिक औषधि इकाई और केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करना। मॉडल फॉरेस्ट टू फार्मेसी। फॉरेस्ट टू फार्मेसी का मतलब फॉरेस्ट, जंगल से जो लघु वन उपज एकत्र किया जाएगा उससे जो है आयुर्वेदिक दवाइयां बनाना, ये इस मॉडल पर आधारित है। ये प्रसंस्करण केंद्र, प्रोसेसिंग यूनिट, वनों की संपदा को विज्ञान और आधुनिक तकनीक से जोड़ना, ये प्रसंस्करण केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। प्रसंस्करण सामग्री, इसमें औषधीय वनोपज जैसे महुआ, सालबीज, कालमेघ, गिलोय, अश्वगंधा आदि इसमें जो है प्रसंस्करण के लिए लाया जाएगा। इससे क्या बनाया जाएगा? चूर्ण बनाया जाएगा, सिरप बनाया जाएगा, तेल, टैबलेट, अवलेह आदि आयुर्वेदिक उत्पाद इसमें बनाए जाएंगे। यानी कि लघु वनोपज को प्रोसेस करके आपके मेडिकल प्रोडक्ट बनाना। ठीक, विशेष, यह राज्य का पहला और मध्य भारत का सबसे बड़ा हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट होगा। तो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? दुर्ग जिले के जामगांव एम में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2024। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया डॉक्टर जयमती कश्यप को। डॉक्टर जयमती कश्यप जो कि वर्तमान में कोंडागांव जिले की निवासी है, इन्हें यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदान किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन जो कि भोपाल में आयोजित हो रहा था, इस सम्मेलन में यह पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर जयमती कश्यप को। क्षेत्र, जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में योगदान, समाज में उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। विशेष, यह सम्मान उन्हें देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया। जो डॉक्टर जयमती कश्यप है, ये वर्तमान में कोंडागांव जिला महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। ये एक लेखिका भी है, यानी कि एक साहित्यकार है। इनकी एक पुस्तक भी आती है गोड़ी में गोठ बात करके, और भी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। देवी अहिल्याबाई स्मृति मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग साल 1996-97 में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना की गई थी। यानी कि जो सम्मान है ये कौन प्रदान किस राज्य में प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह सम्मान उन महिलाओं को प्रदान किया जाता है जो समाज, संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए का सम्मान राशि प्रदान किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जयमती कश्यप को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दुधारू पशुपालन योजना। दुधारू पशुपालन योजना जिसकी शुरुआत की गई 2 जून 2025 से, इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। दुधारू पशुपालन योजना, स्थान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव में इस योजना की शुरुआत की। पायलट प्रोजेक्ट, अभी ये जो दुधारू पशुपालन योजना है, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। जिले कौन कौन से हैं? जशपुर जिला, बलरामपुर जिला, कांकेर जिला, कोंडागांव जिला, महासमुंद जिला और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। इन जिलों के नाम को भी याद रखना कि दुधारू पशुपालन योजना किस जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। तो कुल 6 जिलों में इसे शुरू किया गया है। जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़। सहयोगी संस्था, दुधारू पशुपालन, दुधारू यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित हमारे प्रदेश में सहकारी संस्था है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से यह योजना चलाया जा रहा है। लक्ष्य क्या है? योजना के तहत 325 अनुसूचित जनजातीय परिवारों की महिलाओं को 650 दुधारू पशु उसमें भी मुख्यतः साहीवाल नस्ल की गाय दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है कि योजना के तहत 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को 650
दुधारू पशु जो कि साहीवाल नस्ल की है, इसमें जो है पशु के नस्ल को भी याद रखना, साहीवाल नस्ल दिए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देना और साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार लाना है। इससे राज्य में दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। इसमें साहीवाल नस्ल याद रखना, 6 जिलों के नाम याद रखना और इसके शुभारंभ की तिथि याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL अभी हाल ही में जून माह में इस छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। पिछले साल इसका पहला संस्करण था जिसके ब्रांड एम्बेसडर थे सुरेश रैना। ठीक, अभी इस साल इसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ जो कि 6 से 15 जून 2025 के मध्य छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, जो कि IPL के तर्ज पर इंडियन क्रिकेट जो आपका नेशनल लेवल पे होता है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग करके होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग उसके IPL के तर्ज पर कराया जाता है। पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई, इस साल इसका सेकंड एडिशन था। कब से कब तक आयोजित हुआ याद रखना, 6 से लेकर के 15 जून 2025 के मध्य खेला गया। कहाँ खेला गया? शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में, जिसमें कुल 6 टीमें शामिल हुई और इन 6 टीमों के मध्य 18 मैच खेले गए। उद्घाटन मैच यानी कि 6 जून को उद्घाटन मैच खेला गया रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के मध्य। फाइनल मैच हुआ रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स के मध्य। विजेता टीम रही आपके रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स संयुक्त विजेता घोषित हुई। संयुक्त विजेता घोषित का मतलब ये जो आपका जो फाइनल मैच होना था आपके रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर के मध्य, उस दिन पानी गिर गया, बारिश हो गई, एक भी गेंद उस दिन नहीं फेंका गया और बिना कोई मैच खेले रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस लीग में दर्शकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया, यानी कि स्टेडियम में एंट्री के लिए कोई भी फीस नहीं थी, कोई भी टिकट प्राइस नहीं था। या इसमें पकड़ो कैच जीतो कैश, ये जो है एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चलाया गया, जिसमें मैच के बीच में यदि कोई दर्शक कैच पकड़ता है, यानी कि जहां पे दर्शक बैठे हुए वहां पे अगर गेंद चले जाती है और वो कैच पकड़ लेते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पिछले साल भी ये था, इस साल भी रखा गया था सेम सिस्टम। तो याद रखना कि जो दूसरा आपका CCPL आयोजित हुआ उसमें संयुक्त रूप से रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स संयुक्त रूप से विजेता रहे, कोई एक टीम नहीं जीती। ठीक है, अगर हम बात करें 6 टीम कौन कौन से थे, तो 6 टीम में रायपुर राइनोज जिसके कप्तान थे अमनदीप खरे, दूसरे बिलासपुर बुल्स जिनके कप्तान थे शशांक सिंह, तीसरे हैं आपके सरगुजा टाइगर्स जिसके कप्तान थे आशुतोष सिंह, बस्तर बाइसन्स के कप्तान थे शशांक चंद्राकर, राजनांदगांव पैंथर्स के कप्तान थे अजय मंडल और रायगढ़ लॉयंस के कप्तान थे शुभम अग्रवाल। तो ये 6 टीमों के नाम भी याद होने चाहिए और इन 6 टीमों के कप्तान के नाम भी याद होने चाहिए। शशांक सिंह जो कि पंजाब किंग्स IPL में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं। ठीक है, पंजाब किंग्स के ये भी स्टार प्लेयर बने हुए हैं। ठीक, अगर बात करें इस साल के CCPL सीजन की, तो 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे। रायपुर राइनोज के अमनदीप खरे 318 रन बनाए उन्होंने, राजनांदगांव पैंथर के अजय मंडल 295 रन, बस्तर बाइसन के शशांक चंद्राकर 246 रन। वैसे इस सीजन के 3 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी रहे, तीनों के तीनों राजनांदगांव पैंथर के ही थे। अजय मंडल जिन्होंने 11 विकेट लिया, देवादित्य सिंह 9 विकेट और राजनांदगांव पैंथर्स के ऐश्वर्य मौर्य जिन्होंने 8 विकेट लिया। आयुष पांडे सीजन के एक लौते शतक वीर है जिन्होंने 100 रन से ज्यादा बनाए। IPL सीजन 2 में कुल 26 अर्धशतक लगे। वहीं शतक की बात की जाए तो केवल बिलासपुर बुल्स के आयुष पांडे शतक लगाने में कामयाब हुए। उन्होंने सरगुजा टाइगर्स के खिलाफ 68 गेंदों में 102 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। यानी कि CCPL 2 में केवल एक खिलाड़ी जिसका नाम आयुष पांडे जिसने शतक बनाया। ठीक है, इतने फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अघोर महोत्सव 2025। अघोर महोत्सव 2025 ये कहाँ आयोजित होता है? रायपुर के सुमेरु मठ में। ठीक है, रायपुर के सुमेरु मठ में अघोर महोत्सव का आयोजन होता है। 5 दिवसीय महोत्सव मनाया जाता है जो कि 21 से 25 जून के मध्य 5 दिवसीय महोत्सव आयोजित हुआ। बाबा श्री अघोरनाथ प्राकट्य दिवस के अवसर पर यह अघोर महोत्सव मनाया जाता है। ये जो आपका जो सुमेरु मठ है इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर पारद निर्मित सरेश्वर शिवलिंग है। शिवलिंग है जिसका नाम है सरेश्वर,
जो कि पारद निर्मित है। पारद, पारद का मतलब आपका मरकरी, ठीक है, मरकरी, पारा, पारद निर्मित यहां पे समेश्वर शिवलिंग है। विशेष, विश्व की यह एकमात्र श्रीयंत्र आकार की गुंबद वाली गुंबद जिसमें 43 यानी कि 43 कोण है और प्रत्येक कोण में पारद यानी कि मरकरी शिवलिंग है। जो ये सुमेरु मठ है, सुमेरु मठ का अगर गुंबद देखेंगे, इसके ऊपर वाला हिस्सा ये श्रीयंत्र आकार का है और इसमें टोटल आपके 43 कोण बने हुए हैं और हर एक कोने में आपका पारद, पारद यानी कि मरकरी का शिवलिंग, छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित है। मान्यता क्या है, मठ में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह हो सके इसीलिए पारद मरकरी शिवलिंग की स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो अघोर महोत्सव का संबंध किससे है? सुमेरु मठ रायपुर से। नेक्स्ट देखिए, कलाग्राम। हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर के नवा रायपुर पुरखौती मुक्तांगन के सामने सेक्टर 24 ग्राम ऊपरवारा में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। अभी घोषणा बस किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना इस कलाग्राम का मुख्य उद्देश्य होगा। भूमि आवंटन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 एकड़ की निःशुल्क भूमि दी जाएगी कलाग्राम की स्थापना के लिए। विशेष, यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा। कलाग्राम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सेक्टर 24 ग्राम ऊपरवारा, नवा रायपुर, पुरखौती मुक्तांगन में। ठीक है, इस प्रकार से कलाग्राम आपका बनाया जाएगा, अभी केवल घोषणा हुई है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना। इस छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना को छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के द्वारा इसे मंजूरी मिल गया है। आगे आने वाले समय में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, अभी केवल बताया गया है कि किस किस प्रकार से ये जो आपका सम्मान योजना रहेगा, कौन पात्र होंगे, कितनी राशि प्रदान की जाएगी, ये सारा चीज बताया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पर यह शुरू नहीं हुआ, केवल इसकी घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना ये क्या है, इसको ध्यान समझिए। प्रदेश के युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले आपके किसी एक व्यक्ति या स्वैच्छिक संगठनों को सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांग सशक्तिकरण, कला, संगीत व लोक कला के क्षेत्र में जो आपके असाधारण और विशिष्ट कार्य करेंगे उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। सम्मान हर वर्ष राज्य के एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्थान को यह उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार मिलेगा। यानी कि साल में एक किसी युवा को और एक किसी स्वैच्छिक संगठन या संस्था को यह पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार, युवा को पदक, जो आपके एक युवा को यह पुरस्कार मिलेगा उसे पदक, प्रमाण पत्र, शॉल प्रदान किए जाएंगे। अधिकतम 2.5 लाख रुपए एक युवा को मिलेगा, जबकि संस्थान को अधिकतम 5 लाख रुपए का पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पात्रता, इसके अंतर्गत पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र 15 से 29 वर्ष। ये भी ध्यान रखना, इस योजना में केवल उसे ही पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जिसने इन क्षेत्रों में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य किए हो और साथ ही साथ उसकी उम्र 15 से 29 वर्ष हो। ठीक है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी उपक्रम, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो गवर्नमेंट एरिया में जो कार्यरत है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान केवल महिलाओं को और बालिकाओं को दिया जाएगा। सेकंड, एक व्यक्ति या संस्था को एक ही साल में एक ही श्रेणी का पुरस्कार मिल सकता है और एक श्रेणी का पुरस्कार किसी को दोबारा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश, उसे जो है खेल के क्षेत्र में पुरस्कार मिल गया और उसी साल उसे जो है किसी अन्य पर्यावरण क्षेत्र में भी उसने उत्कृष्ट योगदान किया है, तो उसे किसी एक ही क्षेत्र में पुरस्कार मिलेगा, दूसरे में नहीं। और एक क्षेत्र में उसे पुरस्कार मिल गया और अगले बार उसने किसी जो है सेम क्षेत्र में फिर से उत्कृष्ट कार्य किया तो दोबारा नहीं मिलेगा। वही बोला जा रहा है, एक ही साल में एक ही श्रेणी का पुरस्कार मिल सकता है और एक ही श्रेणी का पुरस्कार किसी को दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो एक रूपरेखा बना के रखा गया है छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना के लिए। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025, इसका अनुमोदन हुआ, यानी कि मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया 4 जून 2025 को छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का। ये तो याद रखना कि ये होम स्टे नीति कब से कब तक है, 2025 से 2030 तक। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्र विशेषकर बस्तर और सरगुजा, इसको याद रखना, बस्तर और सरगुजा डिवीजन की बात हो रही है, में पर्यटन को बढ़ावा देना इस छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति का मुख्य उद्देश्य है। योजना क्या है, नीति से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प, प्रकृति का अनुभव मिलेगा। विशेष गांव में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। यह एक तरह का वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। अब ध्यान से, मैं एकदम सीधे साधारण शब्दों में बता रहा हूं, उसको समझना। नाम से ही स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति। होम स्टे यानी कि घरों में रुकना, होम स्टे का मतलब घरों में रुकना। छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन क्षेत्र है, विशेष तौर पे जो बस्तर और सरगुजा वाला जो डिवीजन है, वहाँ पर बहुत से आपके अलग अलग पर्यटन स्थल है, लेकिन वहाँ पर रुकने की सुविधा नहीं है, कोई बहुत बड़े होटल नहीं है। तो उसके लिए लाया गया छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी। इसमें क्या होगा कि किसी एक गाँव में कोई एक व्यक्ति या कोई एक परिवार जिसका घर है, उस घर को एज अ होटल या एज अ होम स्टे के तौर पर विकसित किया जाएगा। यानी कोई पर्यटक अगर जाएगा तो उनके परिवारों के बीच में उनके साथ रहेगा, उनके जीवन शैली को देखेगा, उनके घर में जो खाना बन रहा है उस खाने को खाएगा, उनके साथ, मतलब 3 दिन का अगर रह रहा है तो 3 दिन केवल उन्हीं के हिसाब से वो रहेगा। समझ रहे? यानी कि वो उनकी, उससे क्या होगा कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनका खान पान कैसे है, वो रहते कैसे हैं, वो कपड़े कौन से पहनते हैं, ये सारा चीज भी जानने का मौका मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से बस्तर और सरगुजा डिवीजन में ये जो होम स्टे नीति है ये लागू की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आईआईटी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सीजीआईटी, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में जगदलपुर, जशपुर, कवर्धा और रायगढ़ में इसकी शुरुआत की जा रही है इसी शैक्षणिक सत्र से। ठीक है, 4 जिलों में सीजीआईटी की शुरुआत इसी शैक्षणिक सत्र से की जा रही है। वर्ष 2024-25 सत्र से 4 जिलों में यह प्रारंभ हो चुका है। क्या? सीजीआईटी। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि केंद्र सरकार की एक संस्था है, वैसे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कर रही है। 4 जिले जगदलपुर, जशपुर, कवर्धा और रायगढ़ में इसकी शुरुआत इसी सत्र से हो रही है, जबकि रायपुर में 2025-26 अगले सत्र से इसकी शुरुआत होगी। प्रवेश चारों संस्थान में कुल 660 सीटों पर दाखिला होगा। इसमें जो कोर्स है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक तकनीक विषय इसमें शामिल किए गए हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान देना, शैक्षणिक सत्र यहां 2025-26 होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र तो 2025-26 और यहां 2026-27 होना चाहिए। क्या? एक बार न्यूज में देख करके इसको क्रॉस चेक कर लेना ना कि यहाँ पे जो शैक्षणिक सत्र है 2024-25 होगा कि 25-26 होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, वैसे अगर मेरे को मैं खुद इसको क्रॉस चेक करके नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा वैसे। ठीक, जगदलपुर में 120 सीट, बाकी कवर्धा, जशपुर, रायगढ़ में प्रत्येक में 180 सीटों के साथ दाखिला इसमें शुरू हो चुका है। तो टोटल कितने? 660 सीटों में दाखिला होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसमें कवर्धा, जशपुर और रायगढ़ में 180 सीट है प्रत्येक में, और जगदलपुर में 120 सीट है। लक्ष्य, प्रदेश के 11 लोकसभा क्षेत्र में सीजीआईटी बनाए जाएंगे। 4 की स्थापना हो चुकी है, यानी कि 4 में शुरुआत हो चुकी है। 5वां रायपुर अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा। इसके अलावा जो मैं छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट है, 11 लोकसभा क्षेत्र है, हर एक लोकसभा क्षेत्र में सीजीआईटी की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, मावा मोदोल मंथन योजना। अब ये क्या है? मावा मोदोल मंथन योजना, इसकी शुरुआत 5 जून 2025 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है,
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने इसका शुभारंभ किया ऑफिशियल तरीके से। अब ये जो मावा मोदल मंथन योजना है, ये कोई नई योजना नहीं है, बहुत पहले से, यानी कि पिछले साल भी ये योजना शुरू किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा औपचारिक तौर से जो है 5 जून 2025 को औपचारिक ऑफिशियल तरीके से इसकी शुरुआत की गई। ये जो पहल है ये कांकेर जिला प्रशासन के द्वारा, यानी कि कांकेर जिले के लिए ही ये योजना है, मावा मोदोल मंथन योजना। ठीक, उद्देश्य क्या है, जिले के प्रत्येक गांव, यानी कि कांकेर जिले के प्रत्येक गांव में प्रतिभा तराशने की यह एक पहल है। भौगोलिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों की प्रतिभा को तराशा जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना क्या है, योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत व आश्रित ग्राम में रहने वाले युवा छात्र छात्राओं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जो है प्रशिक्षित किया जाएगा या उन्हें कोचिंग संस्थान के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाएगा। विशेष ऐसे समस्त छात्रों की पहचान कर उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से उन्हें जरूरी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराया जाना, करियर काउंसलिंग कराना और उन्हें स्थायी रोजगार के लिए तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये मावा मोदोल मंथन योजना कब शुरू हुआ, 5 जून 2025 को। किस जिले में ये योजना संचालित है, कांकेर जिले में। ठीक है, जिले को भी याद रखना। अब नेक्स्ट देखिए, वैसे ही एक और योजना संचालित है इसी कांकेर में, उसको अलग से हाईलाइट कर लेना। उत्तर बस्तर कांकेर जिला प्रशासन द्वारा संचालित पूना परयान, जिसका शाब्दिक अर्थ है नई उड़ान, योजना के अंतर्गत युवाओं को सेना जैसे अग्निवीर, जल थल एवं वायु सेना, पुलिस आरक्षक, एसआई, वन रक्षक जैसी सेवाओं में भर्ती के लिए निःशुल्क कोचिंग दिया जा रहा है। उसका नाम क्या है, पूना परयान, यानी कि नई उड़ान। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। पिछले बार भी मैंने इसको पढ़ाया था, इस बार इसमें कुछ अपडेट है, उसको थोड़ा ध्यान देना। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना, ये क्या है, इसकी घोषणा हुई है 30 अप्रैल 2025 को। अभी केवल घोषणा ही हुआ है, ऑफिशियल तरीके से इसका शुभारंभ नहीं हुआ है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्र में सुगम, सुरक्षित एवं सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, सस्ते रेट में बस परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। इसमें 18 से 42 सीट वाले, यानी कि चालक को छोड़कर हल्के मध्यम परिवहन वाहन इसमें जो है बस यूज में लाया जाएगा। प्रथम चरण में योजना का जो प्रारंभिक चरण है, ये बस्तर और सरगुजा संभाग में प्रथम चरण के तौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन होंगे, दृष्टिहीन व्यक्ति यानी कि ब्लाइंड, बौद्धिक दिव्यांग यानी कि जो मेंटल होते हैं वो, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दोनों पैर से चलने में असमर्थ व्यक्ति, एड्स पीड़ित व्यक्तियों के परिचारक के साथ किराए में पूरी तरीके से छूट होगी। यानी कि ब्लाइंड, आपके बौद्धिक दिव्यांग, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दोनों पैर से चलने में असमर्थ व्यक्ति और एड्स पीड़ित, जिन्हें 100% छूट दिया जाएगा, यानी उनसे कोई भी बस किराया वसूला नहीं जाएगा। और इसके साथ ही नक्सल प्रभावित व्यक्तियों से आधा किराया लिया जाएगा, यानी कि जो नक्सल प्रभावित गांव है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां से अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उससे केवल आधा किराया ही वसूला जाएगा। वित्तीय सहायता या सब्सिडी, बस संचालकों को प्रथम वर्ष में 26 रुपये प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष में 24 रुपये प्रति किलोमीटर और तृतीय वर्ष में 22 रुपये प्रति किलोमीटर सब्सिडी राज्य सरकार प्रदान करेगी। ठीक, अभी इसमें जो अपडेट आया है कि बस्तर में 55 और सरगुजा में 16 नए मार्ग चिन्हांकित किए गए हैं बस परिचालन के लिए। बस्तर के दंतेवाड़ा से 9, सुकमा से 2, बस्तर से 11, बीजापुर से 14, कोंडागांव से 16, नारायणपुर से 3 प्रस्ताव नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए प्रस्ताव मिले हैं। इसी प्रकार से सरगुजा संभाग के अंतर्गत जशपुर जिले से 2, सरगुजा से 2, बलरामपुर से 7, मनेंद्रगढ़, चिरमिली, भरतपुर से 9 प्रस्ताव नवीन ग्रामीण मार्ग हेतु प्राप्त हुए हैं। अभी प्रथम चरण में 100 मार्गों में आपके टोटल 100 मार्गों में बस का परिचालन किया जाएगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोधघाट परियोजना। बोधघाट परियोजना ये कहाँ पर है, ये मौजूद है आपके दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी के ऊपर।
इंद्रावती नदी के ऊपर प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। इस परियोजना की जो शुरुआत है वर्ष 1986 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसका शिलान्यास आपका 21 जनवरी 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा इसका शिलान्यास यानी कि भूमि पूजन किया गया था। परियोजना की शुरुआत वर्ष 1996 में की गई, लेकिन यह परियोजना आज भी अधर में लटका हुआ है। अभी ये दोबारा हाईलाइट में इसलिए आया क्योंकि महानदी और इंद्रावती लिंक एक योजना चलाई जा रही है, यानी कि महानदी और इंद्रावती नदी के जो है आपस में जोड़ने की एक योजना चल रही है, जिसके बाद ये बोधघाट परियोजना पर भी विचार किया जाना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की कि बोधघाट परियोजना का भी कार्य जल्दी प्रारंभ होगा। इसमें लगभग 49,000 करोड़ की लागत लगने वाली है। इसमें 269 गांव जो है इससे लाभ मिलेगा, यानी कि इस परियोजना का लाभ 269 गांवों को मिलेगा और 3,78,475 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा इसमें प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर ये बोधघाट परियोजना तैयार होता है तो इसमें 125 मेगावाट क्षमता वाली पन बिजली इकाई यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस जलाशय में जो जलाशय का उपयोग मत्स्य पालन के लिए भी किया जाएगा, तो 4,824 टन सालाना मत्स्य उत्पादन भी किया जाएगा और इस बोधघाट परियोजना से दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, यह है आपका बोधघाट परियोजना जो कि इंद्रावती नदी के ऊपर प्रस्तावित है। नेक्स्ट है सौरभ साहू। सौरभ साहू जो कि नेशनल सी काइनिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता। ये सी काइनिंग क्या है? एक प्रकार का खेल है। ऐसे जो है अगर आप देखेंगे एक विशेष प्रकार का बोट होता है जिसके अंदर पैर डाल के बैठा जाता है। तो ये जो आपका नेशनल सी काइनिंग चैंपियनशिप है ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में आयोजित हुआ। ये थर्ड नेशनल सी काइनिंग और स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप 2025 था, जिसमें हमारे प्रदेश के सौरभ साहू ने 2 स्वर्ण पदक जीते। सी कायक K1 श्रेणी में इन्होंने पदक जीता। एक 500 मीटर और दूसरा 2 किलोमीटर की स्पर्धा में ये प्रथम स्थान पर आकर के इन्होंने पदक जीता है, जो जिनका नाम है आपका सौरभ साहू। ठीक, नेक्स्ट देखिए WAC इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025। WAC के द्वारा जो है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया दादा शेर सिंह आंचला जी को। इन्हें यह पुरस्कार गोड़ी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदान किया गया। ये जो है कांकेर जिले के दुर्गकोंदल के दमकासा के निवासी है। इनका अन्य नाम है गोड़ी भाषा के धर्मगुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। विशेष विलुप्त होती गोड़ी भाषा के ये संरक्षक माने जाते हैं। पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 जुलाई 2025 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये है आपके शेर सिंह आंचला जी। ठीक, प्राचीन पुनेमी ज्ञानीद। नेक्स्ट देखिए 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम में दुर्ग सांसद विजय बघेल शामिल। तो जो 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम है ये आयोजित हुआ 3 जून से 5 जून 2025 के मध्य ब्राजील देश के ब्राजीलिया में। ठीक, 3 से 5 जून 2025 के मध्य यह सम्मेलन या ये फोरम आयोजित हुआ। इसमें भारत की ओर से 6 संसद प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे। इन 6 संसद प्रतिनिधि मंडल में हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग सांसद विजय बघेल भी शामिल थे, जो कि भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। ठीक है, करेंगे, हटा दो। इसमें मुख्य चर्चाएं क्या हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि हमारे प्रदेश के विजय बघेल इसमें शामिल है। जलवायु स्थिरता, महिला सांसदों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास, ब्रिक्स 2025 की रणनीति आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। तो 6 प्रतिनिधि मंडल में हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग सांसद विजय बघेल शामिल थे। नेक्स्ट अबूझमाड़ की खुशबू नाग, जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता। तो ये है आपकी खुशबू नाग, जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। कौन है? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। आजकल छत्तीसगढ़ के खेल खिलाड़ियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो खिलाड़ियों के नाम वो किस खेल से संबंधित है सब याद रखिएगा। ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है जो कि अबूझमाड़ जिला नारायणपुर की निवासी है। इन्होंने NPC वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिनका नाम क्या है? खुशबू नाग। नेक्स्ट देखिए रायपुर की एक 10 वर्षीय बालिका है जिनका नाम है
अन्विका अग्रवाल कहाँ की है? रायपुर की रहने वाली है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर इतिहास रच दिया है। 17,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस बेस कैंप तक पहुंचने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की बालिका बन गई है। अवनिका ने यह मुश्किल ट्रेक नेपाल के दुर्गम रास्तों से होते हुए पूरा किया। तो हमारे देखिए 2-3 फैक्ट याद रखना। हमारे प्रदेश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? अवनिका अग्रवाल। और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? वो भी है आपकी अन्विका अग्रवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर इन्होंने पर्वतारोहण किया है। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर योजना। इसको लिखने का समय नहीं मिला, तो जो हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की बुक है उसी से स्क्रीनशॉट लेकर के यहां आपको बता रहा हूं। इसमें एक अपडेट आया है, वो अपडेट आपको करना है। ठीक है, ये आपको हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की बुक में मिल जाएगा। ये आपके योजना का पूरा डिटेल वहीं से इसको उठाया है, और इसमें जो अपडेट आया है उसको भी थोड़ा ध्यान देना। ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने इसे 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? घरों के छतों पर सौर पैनल स्थापित करके आत्मनिर्भर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रावधान, न्यूनतम 1 किलोवाट तथा अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना एवं सब्सिडी का इसमें प्रावधान है। अनुदान, केंद्रीय अनुदान इसमें प्रावधानित है। अब यहां ध्यान देना, पीएम सूर्य घर जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है, इसमें केंद्र सरकार अनुदान दे रही है। अभी 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए, 3 किलोवाट या उससे अधिक पर जो है 78,000 रुपए केंद्रीय अनुदान, सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान प्रदान करेगी। संचालन, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा के माध्यम से इसका छत्तीसगढ़ में संचालन किया जा रहा है। लक्ष्य क्या है? वर्ष 2027 तक प्रदेश के 5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की छतों एवं सभी शासकीय भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अब इसी के तहत जो है एक अपडेट आया था, जिसको तो मैंने करंट अफेयर में शामिल किया है, बुक में तो आपको मिल जाएगा, और जो अपडेट है उसको नेक्स्ट पेज में हम करेंगे। देखो, गुजरात के मोढेरा गांव की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में 33 जिलों में एक गांव को सोलर विलेज के रूप में विकसित करने की योजना जो है शुरू की गई है। निर्णय लिया गया मार्च 2025 में। गुजरात का एक मोढेरा गांव है, उसके तर्ज पर वो जो गांव है वो पूरी तरीके से कैसे है? आपका सोलर विलेज है, यानी कि सोलर पैनल के माध्यम से वहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जा रहा है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, हर एक जिले के एक गांव को सोलर विलेज बनाया जाएगा इस पीएम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। अब इसमें अपडेट क्या है, यहां ध्यान समझना। ये योजना किसका है? केंद्र सरकार की योजना है। इसमें जो अनुदान मिल रहा था 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000, 3 किलोवाट या उससे अधिकतर पर 78,000। अब जो है इसमें राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है। केंद्र सरकार तो अपने हिसाब से सब्सिडी दे रही थी, अब राज्य सरकार भी इसमें सब्सिडी दे रही है। और सब्सिडी क्या है वो नीचे लिखा है, यहां पे ध्यान देना। ये दिखेगा कि नहीं आपको? इसको जूम कर रहा हूं ना, थोड़ा यहां ध्यान देना। देखो, 1 किलोवाट पर केंद्र सरकार कितनी दे रही है? 30,000। राज्य सरकार भी सब्सिडी देगी 15,000 का। अभी तक केंद्र सरकार दे रही थी, अब इस योजना को और जो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले, इसलिए राज्य सरकार अलग से 15,000 की सब्सिडी दे रही है। अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र सरकार 2 किलोवाट पे 60,000 की सब्सिडी दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार 30,000 की सब्सिडी देगी अलग से। तो 3 किलोवाट पर या उससे अधिक पर केंद्र सरकार, अखिल भारतीय स्तर पर 78,000 की सब्सिडी, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार इसमें 30,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। तो छत्तीसगढ़ के जो आपके स्थानीय है उन्हें इस पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से 1 किलोवाट पर केंद्र और राज्य मिला के 45,000 की सब्सिडी से या सहायता राशि, 2 किलोवाट पर 60 और 30 मिला के 90,000, और 3 किलोवाट पर 78 और 30 मिला के 1,08,000 रुपए की सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसे अपडेट करना, और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। यूपीएससी में भी पीएम सूर्य घर योजना से क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ में भी आएगा, आ भी चुका है, और आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। केंद्र सरकार की सब्सिडी से क्वेश्चन आ चुका है, राज्य सरकार की सब्सिडी याद रखना, और कुल कितनी सब्सिडी दी जा रही है और केंद्र सरकार का योगदान कितना है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। इनका जन्म कहां हुआ था? 8 जनवरी 1953 को बेमेतरा में। उस समय उसे दुर्ग जिला से पृथक होकर बेमेतरा अस्तित्व में नहीं आया था।
वे मूलतः, देखिए इनके नाम क्या है, डॉक्टर है। वे मूलतः आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन हास्य और व्यंग कवियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से अलग पहचान बनाई थी। उनके योगदान को 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। यानी कि ये पद्मश्री से सम्मानित है कौन? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। वे छत्तीसगढ़ी हास्य साहित्य के अग्रणी स्तंभ थे, जिन्होंने 5 पुस्तकें लिखी और देश विदेश के में मंचों और टेलीविजन शो में अपनी कविताओं से लोगों को हंसाया। साथ ही इन्हें वर्ष 2008 में काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के ब्लैक डायमंड पद्मश्री हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी ने 72 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और 26 जून 2025 को हार्ट अटैक रायपुर में इलाज के दौरान इनका निधन हुआ। तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 2010 में। काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2008 में। इन्हें ब्लैक डायमंड कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, किरण पिस्दा। किरण पिस्दा कौन है? ये छत्तीसगढ़ की सीनियर महिला फुटबॉलर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीनियर महिला फुटबॉलर है, जो कि बालोद जिले की निवासी है। थाईलैंड के चियांग माई में चल रहे एशिया कप क्वालिफायर में बतौर डिफेंडर टीम में इनका चयन हुआ है। उन्हें तीसरी बार भारतीय टीम के लिए चुना गया है। तो किरण पिस्दा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से इनका संबंध है। खुशबू नाग का संबंध किससे है? खुशबू नाग का संबंध जो है वो बॉडी बिल्डिंग से है। वैसे ही आपका जो 10 साल की आपकी पर्वतारोही कौन है? अवनिका अग्रवाल। और उससे पहले हमने एक और देखा है आपका सौरभ साहू, जो कि काइनिंग से संबंधित है। ठीक, आपके अनिमेश कुजूर, जो कि धावक है, यानी कि रेसर है। तो ये सारे खिलाड़ियों के नाम को याद रखिएगा, क्योंकि कुछ सिलेबस में, जैसे कि आपका आबकारी में मेरे हिसाब से खेल शामिल है, तो ये सारे खिलाड़ियों के नाम को थोड़ा याद रखना। खेल खिलाड़ियों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार। ये कोई करंट अफेयर का अपडेट नहीं है, ये बस एक ठोक आर्टिकल आया था जिसको आपको जानना जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 16 विभूतियों को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, ये कौन कौन है? हबीब तनवीर, जिन्हें निर्देशन के लिए 1969 में, सत्यदेव दुबे को निर्देशन के लिए 1971 में, पूनाराम निषाद जो कि पंडवानी से संबंधित है 1974, फीदाबाई मरकाम जिन्हें नाचा के लिए 1980, झाड़ूराम देवांगन जिन्हें पंडवानी के लिए 1988, तीजनबाई जिन्हें पंडवानी के लिए 1995, रामचरण निर्मलकर जिन्हें एक्टिंग के लिए 2004 में, काशीराम साहू जिन्हें फोक सॉन्ग यानी कि लोक संगीत के लिए 2011 में, गोविंद राम निर्मलकर जिन्हें नाचा के लिए 2012 में, अमरदास मानिकपुरी जिन्हें थिएटर म्यूजिक के लिए 2014 में, खुमान लाल साव को फोक म्यूजिक के लिए 2015, रामकमल नायक को नाट्य डायरेक्शन 2016, राकेश तिवारी फोक नाट्य 2017, दीपक तिवारी एक्टिंग के लिए 2017, ममता चंद्राकर फोक म्यूजिक 2019 और पूनम तिवारी को फोक म्यूजिक 2022। तो टोटल 16 विभूतियों को संगीत नाटक एकेडमी से सम्मानित किया गया। अब प्रश्न पूछा जाएगा, झाड़ूराम देवांगन का संबंध पंडवानी, तीजनबाई का संबंध पंडवानी, रामचरण निर्मलकर का संबंध एक्टिंग, गोविंद राम निर्मलकर का संबंध जो है आपके नाचा। तो इनका किस विधा में मिला है? विधाओं के नाम को याद रखना। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में जो है नवा रायपुर में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना रायपुर में की जाएगी। अभी इसका केवल शिलान्यास हुआ है 22 जून 2025 को। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ आपके कुछ मिनरल्स यानी कि आपके कुछ खनिज ब्लॉक की ई नीलामी हो रही है। ई नीलामी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ पर किस खनिज का भंडारण है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइम स्टोन का भंडारण बलौदा बाजार में है, तो बलौदा बाजार में हिरमी 2, ठीक है, इसको याद रखना, हिरमी 2 और हिरमी 2। इसके अलावा और क्या है, एक मिनट, हाँ, सरसेनी गुमा ये लाइम स्टोन ब्लॉक कहां पर है पूछा जाए तो ये है आपके बलौदा बाजार में। हिरमी के नाम से आप परिचित है। सरसेनी गुमा ये लाइम स्टोन ब्लॉक किस जिले में है पूछा जाए तो ये मौजूद है आपके बलौदा बाजार जिले में। सरसेनी गुमा के अलावा और कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट है लौह अयस्क का ब्लॉक। लौह अयस्क का ब्लॉक खैरागढ़ छुईखदन गंडई जिले के नचनिया में
ठीक है। नचनिया लौह अयस्क भंडारित क्षेत्र किस जिले में है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में। और बाजी डोंगरी ये भी आपके खैरागढ़ जिले में स्थित लौह अयस्क के ब्लॉक है। उसके बाद बॉक्साइट ब्लॉक, बॉक्साइट ब्लॉक सरगुजा के मुर्तादंड, ठीक है, सरगुजा का मुर्तादंड और कुनिया और दंड केसरा, ठीक है, मुर्तादंड, कुनिया और दंड केसरा, ये बॉक्साइट के यहाँ पर ब्लॉक मौजूद है। तो ये जो कुछ नवीनतम स्थल के जो नाम है जहाँ पे किस खनिज का भंडारण है, किस जिले में है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब कुछ सिंगल वन लाइनर फैक्ट है जिसे देखते हुए चलते हैं। देश देखा पहाड़ी किस जिले में है? जशपुर जिले में है। बस अगर प्रश्न आना हो तो देश देखा पहाड़ी किस जिले में है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। भैरव पहाड़ किस जिले में है? जशपुर जिले में। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी किस जिले, कहाँ पे प्रस्तावित है? रायपुर जिले के नवा रायपुर में। एजुकेशन सिटी 13 एकड़ में प्रदेश का एजुकेशन सिटी विकसित किया जा रहा है बिलासपुर में। 168वां गोंचा पर्व बस्तर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को आयोजित हो रहा है। कौन सा संस्करण है? 168वां गोंचा पर्व आयोजित हो रहा है जो कि भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। टाटामारी पर्यटन क्षेत्र कहाँ पर है? कोंडागांव जिले के केशकाल में। देश का दूसरा सोलर सिटी विकसित किया जा रहा है नवा रायपुर में। पहला है मध्य प्रदेश का सांची सोलर सिटी, ठीक है। मलांगीर जलप्रपात कहाँ पर है? बेलाडीला की पहाड़ी में स्थित है, दंतेवाड़ा में मलांगीर जलप्रपात। शारदा धाम माता सरस्वती मंदिर जो कि दुलदुला जशपुर में स्थित है, इसे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में पर्यटन स्थल के रूप में अपने सूची में चिन्हांकित किया है। देश की पहली AI साइंस सिटी ये दुर्ग के भिलाई में विकसित किया जा रहा है। ध्यान देना, देश की पहली AI साइंस सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइंस सिटी दुर्ग के भिलाई में। वहीं देश का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज ये विकसित किया जा रहा है नवा रायपुर में। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि आपका AI आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल रहा है, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की बात हो रही है, तब नवा रायपुर। और साइंस सिटी की बात होगी AI आधारित तो दुर्ग के भिलाई में। ठीक, प्रदेश का पहला जेनेटिक सेंटर सिम्स बिलासपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस। छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी इनके अध्यक्ष है। और इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री ही होंगे। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर आएंगे वो ऑटोमेटिकली इस प्राधिकरण के अध्यक्ष बन जाएंगे। बुढ़ाल पेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव, इसका आयोजन कहां पर हुआ पूछा जाए तो कांकेर जिले के ग्राम कराठी संबलपुर में इसका आयोजन हुआ। जो हमने मावा मोदर मंथन योजना जो पढ़ा कांकेर जिले का, वो इसी महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी शामिल हुए थे। और यानी कि आपके बुढ़ाल पेन ककसाड़ और मांदरी महोत्सव में शामिल हुए थे और उस योजना की शुरुआत उन्होंने की थी। ठीक है, तो बुढ़ाल पेन करसाड़ और मांदरी महोत्सव किस जिले में आयोजित हुआ? कांकेर जिले के ग्राम कराठी में। नक्सलियों का जन पितुरी सप्ताह 5 से 11 जून प्रतिवर्ष इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। अभी आप सभी को मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का बहुत सा एनकाउंटर हो रहा है, बहुत से नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और जो नक्सलवादी है ये साल में एक बार बनाते हैं जन पितुरी सप्ताह, ठीक है। 5 से 11 जून में प्रतिवर्ष वो मनाया जाता है। यानी कि जो नक्सलाइट शहीद हो गए उनके तौर पर, जो यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है नक्सलाइट की, तो वो अपने नक्सली साथियों को याद करते हैं इस सप्ताह के दौरान, जिन पितुरी सप्ताह। और ये जिन पितुरी सप्ताह बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े आपके नक्सली कमांडर एकत्र हुए थे और उन्हें घेरा गया था इसी इंद्रावती टाइगर रिजर्व में। ठीक, बस्तर का दूसरा नक्सल मुक्त पंचायत ये बना है आपका केरला पेंदा गांव सुकमा का ही आपका बड़े सेट्ठी गांव, ये हमारे बस्तर का पहला नक्सल मुक्त गांव था। और उसी सुकमा जिले का केरला पेंदा गांव ये हमारे बस्तर का दूसरा नक्सल मुक्त पंचायत है। अब देखो, ये जो भी आपका गांव नक्सल मुक्त होता है उसे विकास के तौर पर विकास निधि में 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उसका भी एक योजना का नाम है, क्या है? एलवद पंचायत योजना। इसको भी याद रखना, जो नक्सल मुक्त गांव हो रहे हैं उनके विकास निधि में 1 करोड़ की जो सहायता राशि प्रदान की जा रही है उस योजना का नाम है एलवद पंचायत योजना में मिल रही है मदद। छत्तीसगढ़ की नई नक्सल आत्मसमर्पण पीड़ित सहायता एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने एलवद पंचायत योजना शुरू की है।
जिसमें उन ग्राम पंचायतों के लिए 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है जो अपने क्षेत्र को सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में मदद करेंगे और खुद को माओवादी मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित करेंगे। तो जो आपके नक्सल मुक्त जो पंचायत बन रहे हैं, जो घोषित हो रहे हैं, जैसे कि बड़े सेट्टी सुकमा और अभी जो बना, तो उन्हें जो 1 करोड़ रुपए की जो राशि मिल रही है वो एलवद पंचायत योजना के अंतर्गत मिल रही है। तो एलवद पंचायत योजना क्या है, इसे भी याद रखना। देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज एवं रेडिएशन सेंटर ये दंतेवाड़ा जिले के पातररास में प्रस्तावित है। देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज एवं रेडिएशन सेंटर। कोल्ड स्टोरेज का मतलब जैसे कि कोई कृषि उपज जिसकी पैदावार काफ़ी अच्छी खासा मात्रा में हुई है, तो ये जो सब्जियां है या आपके लघु वन उपज हो गए, इन्हें कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाएगा ताकि वो प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे। खुले में छोड़ेंगे तो समय के साथ जो है वो खराब होते आएंगे। तो उनके लिए सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन सेंटर बनाया जा रहा है दंतेवाड़ा जिले के पतररास में। सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति के तहत छत्तीसगढ़ में अस्पतालों को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इसको याद रखना, अस्पतालों को उद्योग का दर्जा दिया गया है छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति के अंतर्गत। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम की छत्तीसगढ़ राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की बैठक 4 जून 2025 को मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किए जाने का अनुमोदन किया गया है। दामाखेड़ा जो कि कबीर पंथ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का मुंगेली जिला राज्य में ई ऑफिस पद्धति यानी कि ऑनलाइन मोड पर कार्य करने वाला, ई ऑफिस पद्धति से काम करने वाला पहला जिला बन गया है। यानी कि जो भी उसमें सरकारी काम होंगे वो ऑनलाइन तरीके से ही होंगे। कैंपा मद की वार्षिक कार्य योजना 2025-26 के लिए राज्य कैंपा द्वारा भारत सरकार को राष्ट्रीय कैंपा को 694.18 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित की गई थी, जिसके विरुद्ध 433.69 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुकी है। कैंपा योजना क्या है? कैंपा योजना के फुल फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैंपा का पूर्ण नाम है, हिंदी में अगर बात करें, क्षतिपूर्ति वनीकरण। ठीक है, जो वनों की जो कटाई होती है तो उसके क्षतिपूर्ति के तौर पर पौधारोपण करना। क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण हिंदी में। इंग्लिश में है आपके कॉम्पेंसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसको कहा जाता है कैंपा। तो इसके फुल फॉर्म को भी याद रख लेना। ठीक है, तो ये था आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून 2025। किसी प्रकार डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो आने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से निर्मित है मेरे सामने। ठीक है, चलिए।